Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. आज अपन आगे देखते हैं इसमें इन्फ्लेशन में कुछ चीजें और कल हमने एक एग्जांपल देखा था कि हाइपोथेसिस के लिए जो मैगी के ऊपर था और ये 2.25 ppm वाला नल हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करते हैं, अपन टेस्ट नहीं कर रहे, उसका स्टेटमेंट कैसे बनता है अपन उसकी बात करें। अब हम फ्लिपकार्ट का देखते हैं। फ्लिपकार्ट जो है वो क्लेम करता है कि इट्स टोटल वैल्यूएशन इन दिसंबर 2016 was $14 billion. So, but some instance, if your claim statement has word like at least, at most, less than, greater than,
you cannot formulate the null hypothesis just from the claim statement, because it is necessary that the claim is always about the status quo, ना, यथास्थिति होना चाहिए। तो यथास्थिति जो है वो इक्वल साइन के थ्रू आती है। You can use the following rule to formulate the null and alternate hypothesis। तो ये देखिएगा इसमें जो रूल्स दिए हैं दो। The null hypothesis always has the following signs: equal to, or if you are getting the less than, the smaller than equal to, greater than equal to, there must be some equal. Alternate hypothesis always has the following rule: not equal to for 210, in the 110, greater than or smaller than only. This sort of signs should be there, or maybe the alternate hypothesis or the null hypothesis statements, how we create, I explain it now. Situation 1. Flipkart claimed that its total valuation December 2016 was at least 14 billion. At least 14 billion means greater than equal to 14 billion. Got it? एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट नहीं, स्मॉलर देन इक्वल टू 14 बिलियन की वो बात कर रहा है। सॉरी, एटलीस्ट कम से कम, तो इससे बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा होता है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। सो इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बिलियन। द क्लेम कंटेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है यहाँ। सो द नल हाइपोथेसिस ओरिजिनल क्लेम। सो नल हाइपोथेसिस का जो ओरिजिनल क्लेम है वो यही होगा। So total valuation is greater than equal to 14 billion. This is our null hypothesis statement, and there is equal sign you see here. और alternate hypothesis का opposite होगा, तो opposite क्या हो जाएगा? खाली smaller than 14 billion. ये concept clear हुआ आप लोगों को? Yes. सही, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिएगा इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि जब भी नल हाइपोथेसिस से इक्वल टू का साइन आना चाहिए, है ना, पहला चीज। नल हाइपोथेसिस में या तो जैसे अपन विक्लेम में भी देखें इक्वल, तो यहाँ पर हम दिसंबर 2016 का फ्लिपकार्ट क्लेम कर रहा है कि कम से कम उनका जो है वैल्यूएशन जो है $14 बिलियन का है। बट इट कम से कम 14 बिलियन का है, मतलब 14 बिलियन एंड मोर देन 14 बिलियन की बात करें ना, एटलीस्ट 14 बिलियन है, उससे ज्यादा का है। तो इक्वल टू और ग्रेटर देन सिंबल आएगा कि नहीं आएगा इसमें? यस। तो जब इक्वल टू ग्रेटर देन सिंबल आ गया तो टोटल वैल्यूएशन, है ना, इज ग्रेटर देन, अभी अपन इसका स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक समझाने के लिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू $14 बिलियन। तो ये वाला जो चीज है इसमें इक्वल साइन आ गया, इसलिए ये किस में ले लेंगे हम? नल हाइपोथेसिस। जब भी इक्वल साइन आता है नल हाइपोथेसिस ओके, है ना। और स्मॉलर देन जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसका अपोजिट होता है अल्टरनेट हमेशा। भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसके बाद बचा क्या? स्मॉलर देन पे जाओगे ना अपोजिट में, ठीक है ना। भाई जो इधर नहीं आ रहा होगा वो सब अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस में चले जाएगा। यदि उसका क्लेम 14 बिलियन डॉलर से कम अपन यदि चेक करते हैं और अपन पाते हैं कि 14 बिलियन डॉलर से कम है, लेस देन, तो क्या हुआ? उसकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्मॉलर देन 14 बिलियन। गॉट इट? ठीक है। तो नो इक्वल साइन यहाँ पे है। और देखते हैं अभी एक दो। Flipkart claimed that its total valuation December 2016 was greater than 14 billion। उसी बात को अपन ने बोला है, पहले अपन ने एटलीस्ट बोला था, उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्रेटर देन 14 बिलियन। पर यह ग्रेटर देन में इक्वल का साइन नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? ग्रेटर देन में इक्वल टू तो थोड़ी लिखा है मैंने खाली ग्रेटर देन 14 बिलियन लिखा है।
या तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. हाँ, so here the claim contains greater sign, the more than sign, so the null hypothesis is the complement of the original one. तो जो इन्होंने ओरिजिनल दिया हुआ है, ये जो दिया स्टेटमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा. कॉम्प्लीमेंट यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा भाई, ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू होगा कि नहीं होगा, पता है? होगा. यस. तो ये तो अपन ने लिख दिया कि टोटल वैल्यूएशन ग्रेटर देन 14 बिलियन जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, पर ये नो इक्वल साइन है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया. गॉट इट? ओके. और इसका जो कॉम्प्लीमेंट हुआ जिसमें स्मॉलर देन इक्वल टू, तो टोटल वैल्यूएशन स्मॉलर देन इक्वल टू 14 बिलियन, यहाँ इक्वल साइन दिख रहा है, इसलिए नल हाइपोथेसिस हो गया. ठीक है. सो दोनों स्लाइड्स में सेम है, सिर्फ वो जो स्टेटमेंट है वो अलग वो अलग है ना. तो टोटल वैल्यूएशन इज स्मॉलर देन इक्वल टू 14 बिलियन. नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे और भी मैंने चीजें दी हैं. इसको इसलिए कर रहे हैं कि जब आप हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट बनाना थोड़ा सा आपको आ जाए, परफेक्शन आ जाए, तो मैंने थोड़े सैंपल्स लिए हैं ज्यादा. द एवरेज कम्यूट टाइम ऑफ एन अपग्रेड एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम ऑफिस इज एटलीस्ट 35 मिनट्स. मतलब मान लीजिए अपग्रेड में जो एम्प्लॉय है उनको ऑफिस से घर आने में या जाने में जो टाइम लगता है वो 35 मिनट का लगता है एवरेज टाइम. गॉट इट? जो एम्प्लॉय है आसपास के ही है, मतलब ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के नहीं है. So what will be the null and alternate hypothesis in this case if the average time is represented by mu? Mu जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. भाई क्लेम कर रहे हैं ना, ये अभी अपन ने सैंपल थोड़ी लिया. सैंपल तो लेंगे फिर उनका एवरेज टाइम चेक करेंगे, हाँ 35 मिनट आ रहा है, कहीं क्लेम तो कर रहे हैं 35 मिनट लगना, वो लगता है कि नहीं लगता. तो एट लिस्ट का मतलब हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मिनट्स, यही मतलब होगा ना. एट लिस्ट कम से कम 35 मिनट, तो 35 मिनट या उससे ज्यादा का समय लगता है एम्प्लॉय को कम्यूट टाइम. ये मतलब होगा कि नहीं होगा, समझिए थोड़ा सा. यस सर. At least means that only. है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू. सो ग्रेटर देन इक्वल टू जब आएगा तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया यही नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल आ रहा है. मी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मिनट्स. नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सिंबॉलिक. अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट हो, mu is smaller than 35 minutes. Null hypothesis is always formulated by equal to, smaller than equal to, greater than equal to, and whereas the alternate hypothesis is formulated by not equal to, smaller than, or greater than, smaller than. In this case, the average time taken was greater than equal to 35 minutes. तो मैंने explain कर ही दिया, उसी को नीचे लिख दिया. अब the formulation of null and alternate hypothesis determine the type of the test. वो निर्धारित करता है कि कौन से प्रकार का टेस्ट लगाएंगे आप. नल हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन होता है, जो हम बनाते हैं स्टेटमेंट, एंड पोजीशन ऑफ द क्रिटिकल रीजन. जो क्रिटिकल रीजन है जो दोनों तरफ आता है कर्व में, वो क्या रहेगा, है ना, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो यू कैन टेल द टाइप ऑफ टेस्ट एंड द पोजीशन ऑफ क्रिटिकल रीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइन इन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से आप बता सकते हैं. यदि नॉट इक्वल टू है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस से पता चलता है हमें, नॉट इक्वल टू है तो टू टेल टेस्ट है, रिजेक्शन रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं. ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दोनों तरफ होगा, होगा.
तो रिजेक्शन रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है नल हाइपोथेसिस का। व्हाट इट, और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, समझ में है। अब ये मान लो मैं, मेरे को ये डिपेंड करता है रीजन छोटा या बड़ा, किस पे डिपेंड करता है कि रीजन बड़ा है कितना छोटा है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल पे। अब कॉन्फिडेंस लेवल हमारे डिफॉल्ट में दो होते हैं, है ना, बाकी आप कुछ और भी ले सकते हैं। एक 95% हम लोग लेते हैं और एक 99% लेते हैं। ठीक है, पर मेनली जब भी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं तो 95% ही माना जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप 99.9 भी ले सकते हो, कॉन्फिडेंस आप कितना है आपके स्टेटमेंट पे, आप 90% पे भी कर सकते हो, है ना टेस्ट, पर जनरली 95% और 99% पे हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, तो जिसमें 95% बेसिक डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो मान लो 95%, क्योंकि ये जो कर्व है पूरा ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है, एरिया, ये जो रीजन है ये प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मैक्सिमम, बताएगा कोई? Probability 0.5 and above, no? नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. 1, करेक्ट। तो ये जो रीजन है, इस रीजन का एरिया कितना होगा? 1 होगा, टोटल Hmm. रीजन का, है ना, Hmm. प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, तो टोटल रीजन का एरिया हो गया 1। और एक्सेप्टेंस रीजन बाय डिफॉल्ट 95% पे 0.95 जो हुआ वो एक्सेप्टेंस रीजन हुआ कि नहीं हुआ? Uh, 0.9 95% एक्सेप्टेंस 0.90 है, 0.9 होगा ना? 0.95 होगा 95% को, 95। 0.5 एंड अबव पॉजिटिव तो एक्सेप्टेंस मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, परसेंट को 1/100 लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आया? 0.95 एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन रीजन कितना होगा? 0.5 0.05, 0. 1 माइनस 0.95, 10 माइनस 5, 9 माइनस 9, 0, क्या हुआ? अब आया समझ में? नहीं सर, व्हाट अबाउट रिजेक्शन साइड? वो भी तो पॉइंट -0.05 है ना? हाँ, क्यों -0.05 क्यों होगा? ये जो हाँ, रिजेक्शन माइनस पॉइंट इधर भी है ना। लोअर टेल जो है, दैट इज आल्सो पॉइंट -0.05 ना? नहीं नहीं, 0.95 है तो ये इस तरफ कितना गया? 0.05, ये तो क्लियर है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए टोटल जो रिजेक्शन रीजन आ रहा है दोनों मिला के वो 0.005 है, यहाँ का और यहाँ का रीजन। अच्छा, टोटल इज 0.05। हाँ, टोटल 1 हुआ ना, हाँ, अग्रीड। टोटल एरिया 1 हुआ। 1 में से आपको कॉन्फिडेंस कितना था, कॉन्फिडेंस लेवल 0.95, हम्म 1 में से 0.95 घटाया, 95 पे आपका क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रही है नल हाइपोथेसिस। हम्म यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। तो रिजेक्ट होगी तो वो एरिया पता करना है मुझे, तो 1 माइनस 0.95 माइनस किया तो कितना आया? 0.05। अब समझ में आया? ये अच्छा, इट कैन बी ईदर ऑन द लोअर टेल और द अपर टेल। अपर टेल, तो लो वन भी बोल दोनों में सकते होगा, हैं। लोअर टेल होगा अपर टेल टेल होगा, ठीक है ना, दोनों साइड का, उसमें अपन कंबाइंड देखते हैं 0.05। ओके, एरिया की बात कर रहे हैं ना हम्म हम ऐसा नहीं करते कि 0.0, इसको हम लिखेंगे 025 और 0.025, हाँ, ऐसा ये नहीं, यही एक्चुअली मेरा। ये है, एक्चुअली ये है कि भाई 0.025 एरिया इधर है, 0.025 एरिया इधर है, दोनों मिलके 0.05 बना, कि नहीं? करेक्ट, मेरा वही डाउट था। है ना, बट पर जब हम दोनों का मिला हुआ एरिया को कंबाइन हम हाइपोथेसिस में यूज करते हैं कि इफ पी इज
लेस देन 0.05 एरिया आ रहा है हमारा पी का। एरिया की बात कर रहा है ना, एरिया तो कम्युलेटिव लेंगे, है ना। तो एरिया यदि हमारा 0.05 से कम है ना, दोनों एरिया माना जाता है टू टेल में। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? पॉइंट नहीं हो रहा है? यस सर। तो यदि हमारा पी वैल्यू 0.05 से कम है तो रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। गॉट इट? जैसे यहां बताया मैंने। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यदि पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। Yeah. देखिएगा अब यहाँ इक्वल टू साइन का समझ में आ गया ना कंसेप्ट। यदि 0.05 होगा, यदि एक्चुअल आपका वैल्यू 0.05 आया तो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा? क्या सर? हाँ, एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस में क्या होता है, हमेशा इक्वल नल हाइपोथेसिस के लिए कौन सा आता है? इक्वल साइन आता है। Yeah. इज इट क्लियर? या तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05, Yes sir. एक्सेप्ट होगा। यदि p इज इक्वल टू 0.05 भी हुआ तो एक्सेप्ट होगा। गॉट इट? Yes sir. क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आप यदि मान लिया आपका वैल्यू p वैल्यू 0.05 ही आया तो आप एक्सेप्ट करोगे इसको या रिजेक्ट करो? और आपने बोला एक्सेप्ट, तो फिर रीजन तो रीजन ये है कि सर इक्वल टू का जहां साइन आ गया वो नल हाइपोथेसिस को बिलोंग करता है। ठीक है ना? ये है। तो एनीथिंग एल्स भाई? फनेंद्र, फनेंद्र आए हैं? हाँ भाई। सभ्य? हाँ सर, फॉलो कर रहा हूँ। तो क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? तो जी, Yes sir. तो रीजन जो मैंने बताया अभी आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, या मैंने लिखा है ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इन H1 लो सॉरी, हम इसमें बात कर रिजेक्शन रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो समझ में आ गया आपको नॉर्मल वाला टू टेल का। अब वन टेल देखते हैं। स्मॉलर देन इन H1, हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलर देन इन H1 लोअर टेल टेस्ट, तो रिजेक्शन रीजन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसलिए स्लाइड पे मुझे जगह छोड़ना पड़ती है नीचे देख के कि हाँ यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है? तो रिजेक्शन रीजन जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, इस तरफ होगा। ये कौन सा स्क्यूनेस है? नेगेटिव। पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है? नेगेटिव स्क्यू। करेक्ट, है ना। तो ये जो डेटा होता है वो नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, और कई बार हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम खाली इस तरफ देखना चाहते हैं, इस रीजन में। ठीक है? हम इधर की बात ही नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ है रिजेक्शन रीजन तो। पर लेफ्ट टेल में जो हम बात करते हैं लोअर टेल टेस्ट की, तो हम इधर ही रिजेक्शन रीजन देखेंगे। ठीक है? Yes sir. हम इस तरफ के से हमें कोई मतलब नहीं है। ये आप कब की बात कर रहे हैं? इन विच सिचुएशंस हम लोअर टेल टेस्ट ही देखेंगे? जब पॉजिटिव स्क्यूड होता है, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट ऐसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अल्टरनेट ये है, हम्म इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, हम्म है ना। Yes sir. और इसका अपोजिट हमारा राइट टेल टेस्ट में होगा,
तो हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस की, यहाँ पे रिजेक्शन की बात करेंगे, इस तरफ नहीं करेंगे फिर। व्हाट इट राइट टेल। हाँ Yes. व्हाट इट, ठीक है। है ना भाई, जहां जहां ग्रेटर देन का साइन है उसी तरफ होगा ना रिजेक्शन, Yes. अल्टरनेट, क्योंकि रिजेक्शन तो अल्टरनेट को शो करता है। अंडरस्टैंड। Yeah. और इक्वल टू किसको शो करता है, आप नल को। तो नल ये हुआ, ये पूरा रीजन आपका एक्सेप्टेंस रीजन होगा, ये भी इंक्लूड हो जाता है उसमें। व्हाट इट, Okay. समझ रहे हो, Yes, ये sir. राइट टेल में ये इंक्लूड हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, यही खाली रिजेक्शन में। अब क्लियर हो रहा है पॉइंट। ये राइट टेल का बता रहे हैं सर आप? ये राइट टेल, और राइट इधर ही टेल। मैं बता दूं, समझ लो ये भी नॉर्मल है। तो लेफ्ट टेल में जो होगा आपका, ये पूरा एक्सेप्टेंस होगा इस तरफ का, ये वाला भी आ जाएगा, है ना, और ये आपका रिजेक्शन होगा खाली। क्लियर हो रहा है पॉइंट अब? यस सर। हम्म, ये लेफ्ट टेल हो गया ना जो अभी आपने बताया, वो हाँ ये लेफ्ट। लेफ्ट टेल हुआ और ये राइट टेल हुआ। मतलब जहां आपका एक्सेप्टेंस होगा वो टेल आपकी लेफ्ट साइड है, मतलब ये इधर आ रही है ना। राइट टेल में अपना राइट नल। टेल में अपना रिजेक्शन रीजन आ रहा है नल हाइपोथेसिस का, लेफ्ट टेल में लेफ्ट साइड रिजेक्शन रीजन आएगा। ठीक है, मतलब राइट टेल में नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, एंड इन केस ऑफ लेफ्ट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू, ठीक है। ठीक है ना। सर इसको पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यू से देखकर भी बोल सकते हैं हम? अभी अपन के नॉर्मल पे भी लेते हैं कई बार, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें खाली यही देखना है कि जो मिलिट्री में अपने आर्मी में जो जवान है पर्टिकुलर रेजिमेंट में, उनका हाइट इतने सेंटीमीटर से ज्यादा है या बराबर है या ज्यादा है, ये हम क्लेम करेंगे हाइट के बारे में, तो 1 टेल होगा 2 टेल होगा, बताइए। सर फिर से बताएं। सैनिकों की हाइट जो है आर्मी की, एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में, अलग अलग रेजिमेंट में अलग रहता है, जैसे कि कहीं पे हाइट कम होती है तो उस तरह वहाँ के जो मिलिट्री में भर्ती होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की हाइटें कम होती है, हम्म। तो वहां पर हाइट का क्राइटेरिया अलग होता है आर्मी में, है ना। पंजाब रेजिमेंट में हाइट का क्राइटेरिया अलग होगा, समझ रहे हैं आप पॉइंट को। ठीक है। मिलिट्री में भी ऐसा नहीं है एक जैसी हाइट के हिसाब से वो लोग सिलेक्शन करते हैं, रेजिमेंट के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो मान लो कि अपन बात कर रहे हैं उत्तराखंड और वहाँ के लोगों से जो रेजिमेंट डेवलप करते हैं लोग, मिलिट्री रेजिमेंट वहाँ के लिए, तो वहाँ हाइट एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर में कुछ भी है, कुछ पर्टिकुलर सेंटीमीटर, अब वो हाइपोथेटिकली कुछ भी ले लो, है ना। हम्म। तो जो भी हो वो सेंटीमीटर में उन्होंने हाइट डिसाइड करी, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो सैनिकों की हाइट है पर्टिकुलर रेजिमेंट में, वो फला, मान लो एक्स सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, कम से कम 1 सेंटीमीटर है एटलीस्ट, ठीक है, ये क्लेम कर रहे हैं। व्हाट इट, हम्म। तो एटलीस्ट का मतलब हुआ ग्रेटर ग्रेटर देन देन और इक्वल इक्वल टू टू। 1 सेंटीमीटर। हम्म। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस होगी कि नहीं होगी, करेक्ट। है ना। और H1 would be हमारी less जो than। अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। व्हाट इट, हम्म। तो हमारा जो रिजेक्शन रीजन आएगा, वो लेफ्ट टेल होगा। लेफ्ट टेल होगा राइट टेल होगा, लेफ्ट टेल। लेफ्ट टेल होगा, ठीक है ना भाई, लेस देन पे रिजेक्ट होगा। क्लियर भाई, क्या है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये है
है ना, ये वाला। तो लेफ्ट टेल हुआ, तो लेफ्ट टेल हुआ तो आपका यहाँ पर रिजेक्शन आएगा, ना कि यहाँ। ये एरिया आपका इंक्लूड रहेगा। व्हाट इट? यस सर। ये आपका पूरा एक्सेप्टेंस रीजन है। व्हाट इट? और दिस इज अवर रिजेक्शन। अब समझ में आया भी आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ वन टेल हुआ ना, यहाँ टू टेल ले सकते हैं क्या हाइट के लिए सैनिकों की? ये वन टेल ही होगा ना? वन टेल, टू टेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया। भाई इसमें तो जब आता है आपका नल हाइपोथेसिस, यदि इसकी बनाते हैं तो इसका अपोजिट क्या होता है? इक्वल टू साइन, दोनों करेक्ट। तरफ, है ना, टू टेल हो जाता, नहीं, टू टेल किस सिचुएशन में होता? इक्वल टू साइन रहता है खाली नल अच्छा हाइपोथेसिस, अच्छा, ओके फाइन। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। तो इक्वली लिखेंगे हम उसके लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये जो कंपनीज का बेल कर्व बनता है सर, वो दैट इज आल्सो टू टेल? और हाँ, कंपनीज के बेल कर्व जो है वो भी नॉर्मलिटी या उसको शो करने के लिए पहली चीज तो होती है, और टू टेल होते हैं जनरली, है ना। तो उसमें हम इक्वल टू नल हाइपोथेसिस इक्वल टू व्हाट लिखते हैं? हाँ, उसमें डिपेंड करता है कि किस तरह से आप ले रहे हैं। भाई कर्व तो ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल कर्व है तो बेल शेप ही बनेगा, पर वो डिपेंड करता है आपके नल हाइपोथेसिस के हिसाब से वन टेल हो रहा है टू टेल हो रहा है। हाइपोथेसिस क्या ले रहे हो? भाई कर्व तो एक ही रहेगा। मान लीजिए सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यदि मैं क्लेम करता हूं कि भाई जो हमारी सेल्स है वो कुछ एक्स डॉलर के, हमारी जो एवरेज सेल्स है मंथली वो एक्स डॉलर है, ये मैं क्लेम करूं। मंथली सेल्स इज इक्वल टू एक्स डॉलर, दिस इज माय क्लेम। गॉट इट? तो ये इक्वल टू साइन आया तो क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस हुई मेरी, सुनिए, हुई कि नहीं हुई? यस। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस हुआ, और ये टू टेल हुआ, इक्वल टू साइन है इसलिए। इज इट क्लियर? टू टेल मींस H1 will get rejected on either ends, right? हाँ, इधर एंड्स, हम्म है ना। ये समझ में आया? अब यदि इसी क्लेम को मैं दूसरे प्रकार से करूं, देखिएगा ये अब वन टेल हो जाएगी। ये डिपेंड करती, कर वही है, मंथली सेल्स। मैं ये बोलता हूं कि मंथली सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डॉलर एक्स। यदि मैं ये क्लेम करता हूं हमारी जो मंथली सेल्स है वो एक्स डॉलर से ज्यादा या उसके बराबर है, अब ये क्या होगी? लेफ्ट नल टेल। हाइपोथेसिस होगी, राइट? हम्म राइट होगी ना, देखिए, सर H1 लेस सॉरी देन। लेफ्ट होगी, हाँ। लेफ्ट, लेफ्ट होगी, है ना, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड होगी। व्हाट इट? यस। यदि मैं, अब समझ में आ गया ना कि भाई कर्व तो वही है, कर्व वही है, आपका स्टेटमेंट डिसाइड कर रहा है कि वो आप जो नल हाइपोथेसिस कैसे, इससे डिसाइड हो रहा है कि वन टेल हो रहा है या टू टेल हो रहा है। अब समझ में आया? ओके ओके। है ना। ये बेल कर्व तो रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो वन टेल होगा, टू टेल होगा, लेफ्ट टेल होगा, राइट टेल होगा, डिपेंड्स ऑन द योर स्टेटमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। गॉट इट? हम्म
So either cases में acceptance probability is 0.95 only, right? या So in what cases it will be 0.99? देखिए क्या होता है कि इसके लिए अभी एक अवधारणा, एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑक्सी बोल सकते हैं हम इसको, क्या कि जहां हम बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं तो वहां हम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते ना, क्योंकि ठीक है। आपका ह्यूमन का जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप साइकोलॉजी की बात करें, आप सोशियोलॉजी की बात करें, आप मार्केटिंग की बात करें, आप मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हमारे स्टेटमेंट पे। हो सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस ऐसा ही होगा, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकते तो हम उन इस तरह की साइंस जो है वहां हम जो उपयोग करते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करते हैं। अंडरस्टैंड? जब हम प्योर साइंस की बात करते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करें, हम फिजिक्स की बात करें, हम मैथमेटिक्स की बात करें, ये प्योर है। मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता है। आप केमिस्ट्री में एसिड में और बेस को मिक्स करेंगे तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा, एल्कोहल नहीं बन सकता। और पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप उनका मिक्सचर करेंगे तो पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही आपको सॉल्ट और बेस, मतलब बेस में सॉल्ट और वाटर मिलेगा। मैं मिक्स कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर 50 ml तो जरूरी नहीं है कि मेरा जैसे 75 ml सॉल्ट आ रहा है, वाटर आ रहा है, और 25% जो आ रहा है वो ml जो आ रहा है वो सॉल्ट आ रहा है, तो दूसरे का भी इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? अलग आएगा क्वांटिटी, बताइए। सेम ही आएगा, इट्स प्योर साइंस। सेम आएगा, प्योर साइंस। तो यहाँ रिजल्ट्स वेरी नहीं करते हैं, कोई भी करे उसको, साइंस है। यहाँ तजुर्बा काम नहीं आता साइंस में, रिजल्ट्स में, चाहे वो लो एक्सपीरियंस पर्सन हो, हाई एक्सपीरियंस पर्सन हो, यदि वो सेम प्रोसेस कर रहे हैं तो सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है ना? एक
तो इस प्रकार से हम 95% और 99% को डिसाइड करते हैं। यदि वो बिहेवियरल साइंस है, हम लोग उस पर कुछ काम कर रहे हैं जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ना, या इस तरह से उसमें, या एनिमल्स हैं, तो हम वहाँ पर 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करेंगे। हाँ, जहाँ प्योर साइंस है या रोबोट्स पे काम कर रहे हैं हम, तो वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो साइंटिफिक होती है, मैथमेटिकल, उसके हिसाब से काम करते हैं रोबोट, तो वहाँ 99% कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे कम से कम। ठीक है। अब डायरेक्शनल को थोड़ा सा और हम समझते हैं। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी वही वन टेल और टू टेल, राइट टेल लेफ्ट टेल की बात करते हैं। वन टेल, सॉरी, नॉट टू टेल, वन टेल हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जैसे कि लेफ्ट टेल हो गया। लोअर टेल जो लेफ्ट टेल है, उसमें लेफ्ट साइड में आपका रिजेक्शन रीजन होता है ना। तो लेफ्ट साइड अपना रिजेक्शन रीजन, नल हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70%, तो अपना एक्सेप्टेंस रीजन जो रहेगा नल हाइपोथेसिस के हिसाब से रहेगा, और रिजेक्शन रीजन जो होगा वो हमारा ये होगा क्रिटिकल रीजन, लोअर टेल। इसको रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। लोअर टेल, हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस पकड़ना है कि वो किस तरफ रिजेक्शन रीजन आ रहा है। लोअर टेल है तो लेफ्ट साइड आएगा, अपर टेल है तो राइट साइड। क्लियर? यस सर। यहाँ देखेंगे, अपर टेल टेस्ट की बात करूं तो अपर साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, म्यू इज ग्रेटर देन 70। ठीक। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट की हम बात करेंगे कुछ और। So government regulatory bodies have specified that maximum permissible amount of lead in any food products is 2.5 parts per million, या 2.5 ppm. So if you conduct test on randomly chosen Maggi noodle samples from the market, you see its lead content is above the permissible amount of 2.5 ppm. Sorry, what types of test is would be? अब किस तरह का टेस्ट हम लोग यूज करेंगे? अपर टेल होगा या लोअर टेल होगा? पढ़िए आप लोग स्टेटमेंट को आराम से डिसाइड करिए। ये राइट टेल टेस्ट होगा सर। राइट टेल टेस्ट होगा। ओके, आप जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट लिखी है 2.5 ppm, और आपका जो स्टेटमेंट ले रहे हैं, इफ यू कंडक्ट टेस्ट ऑन रैंडमली क्लोज मैगी chosen मैगी नूडल सैंपल्स फ्रॉम द मार्केट, सी इट इज लेड कंटेंट इज एबो द परमिसिबल। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, एबो द परमिसिबल अमाउंट ऑफ 2.5 ppm, तो व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट? तो एबो है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है, खाली इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो ग्रेटर देन किसको शो कर रहा है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस को शो कर रहा है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से साइड डिसाइड होती है, तो ग्रेटर देन है तो अपर टेल पे जाएगा। व्हाट इट? तो अपर टेल टेस्ट हुआ। तो the alternative hypothesis in this case would be the average lead content is more than 2.5 ppm. This is the alternative hypothesis. More than. Null hypothesis होगी smaller than equal to, है ना? So the critical region would lie on the right side of the distribution. So this would be upper tail test. Here you can notice that the alternative hypothesis formulated with more than argument, equivalently greater than sign, which justifies it being a right tail test. है ना? मैंने बताया अल्टरनेट हाइपोथेसिस के सिंबल से हम टेल को डिसाइड करते हैं। The formulation of null hypothesis determine the type of test and the position of critical region in the normal distribution. तो इसके जो आएगा नल हाइपोथेसिस स्मॉलर देन इक्वल टू आएगा, जो कि एक्सेप्टेंस रीजन को, आपके क्रिटिकल रीजन जो होता है, पोजीशन ऑफ क्रिटिकल रीजन को शो करेगा।
You can tell the type of test and the position of the critical region on the basis of sign in the alternate. तो alternate की साइन के हिसाब से डिसाइड हम लोग जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। अब ये टू टेल टेक्स्ट की हम बात करें, तो सिंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यहाँ जी टेस्ट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। जी टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट भी बोलते हैं। तो जेड टेस्ट की जो लिमिट्स हैं, क्रिटिकल लिमिट 95% पे, वो -1.96 या 1 + 1.96, इसके अंदर का जो रीजन होगा वो 95% रीजन आता है। तो ये हमारा एक्स स्केल है और ये हमने जी स्केल पे कन्वर्ट किया। हम जब भी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्केल पे ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही चेक होता है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जी स्केल पे टेस्ट किया। टी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम टी टेस्ट करते हैं तो पहले उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाते हैं, स्केल पे, टी स्केल पे कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको डिसाइड करते हैं। ऐसे काई स्क्वायर है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्केल। तो हम हर जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको हम उस स्केल पे कन्वर्ट करते हैं पहले, तब नल हाइपोथेसिस डिसाइड होती है ना। तो उसी का ये फॉर्मूले रहते हैं। तो ये 95%। तो यदि हम एक्चुअल वैल्यू देखें तो ये 300 समथिंग लाइक, तो 320.6 लोअर कंट्रोल वैल्यू है ना, सॉरी लोअर क्रिटिकल वैल्यू जो है वो 320.6 आएगा। तो इससे यदि कम है आपका जो भी यहाँ दिया हुआ है 290, जो भी इन्होंने दी होगी वेरिएबल होगा, यदि इसका वैल्यू 320.6 से कम होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, और 379.4 से ज्यादा होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। गॉट इट? समझ में? यस सर। तो ये कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊं। देखिएगा, यहाँ म्यू दिया है हमें 350 गवर्नमेंट का, ये पॉपुलेशन मीन है। गॉट इट? और हमारे को जो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका दिया हुआ है वो है 90। कितना है? 90 सैंपल का, है ना। तो जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 90 है, तो हम इसको जब रूट n से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर मिलेगा कि नहीं? अपन ने देखा था पहले कभी, है ना। ये हमारा 15 जो है वो स्टैंडर्ड एरर आ गया। तो सिग्मा एक्स बार जो है वो स्टैंडर्ड एरर को शो करता है, म्यू एक्स बार या म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन को शो करता है। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yep. तो सीवी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या होगी? वो होगी म्यू प्लस जेड ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर इंटू स्टैंडर्ड एरर, ये सीवी होगी। तो जेड ऑफ सी कितना है मेरा? 1.96, है ना। यहाँ प्लस और माइनस भी आता है, सॉरी माइनस नहीं लिखा। जेड ऑफ सी जो है 1.96 95%, है ना। व्हाट इट मैंने यहाँ लिखा है 1.9। मैंने बताया था पहले भी कि जो क्रिटिकल लिमिट होता है मीन प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। एक तो ये होता था, है ना, वो आउटलायर के लिए यूज करते थे। पर ये 95% पे 3 की जगह ये वैल्यू आती है 1.96। तो यदि हम राइट टेल देखेंगे तो मीन प्लस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर, नॉट डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, है ना, यहाँ पे टेस्ट के अंदर। और जनरली हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं आउटलेयर के लिए, हो गया, हम पूरा पॉपुलेशन मान के चलते हैं उसको। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपर लिमिट मिली 379.4। व्हाट इट कैसे मिली? समझ में आया भाई फाइनेंद्र और सभ्या? हाँ सर। है ना। ये हम क्रिटिकल लिमिट अपने स्केल पे कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ, है ना। बाकी तो जी स्केल पे तो 1.96 फिक्स है 95% के लिए। अंडरस्टैंड?
और 99% के लिए 2.58 फिक्स है। तो यदि अब उनको 99% पे क्रिटिकल लिमिट चाहिए तो वो इधर कहीं आएगी, इस पे इधर आएगी। देखिए बताता हूँ कैलकुलेट कर। उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूसीएल का अपर कंट्रोल लिमिट भी बोल सकते हैं या अपर कंट्रोल क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो वो होगा मीन प्लस 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर। समझ में आ रहा है? तो म्यू कितना है मेरा 350, 2.58 भैया कोई कैलकुलेट करेगा इसको, इंटू 15। 2.58 इंटू 15 करें कितना आ रहा है, उसको 358 कर दें। फिर ये कितना आ रहा है वैल्यू, 15 8 जा 120, 12 15 5 जा 75, 12 87, 8 15 2 जा 38.7 30, 38 ना 38.7 है। 38.70। तो 388.70 हुआ। तो यहां पर एक सेकेंड, हाँ आ रहे भैया, पहले जो हमारा रीजन आ रहा था यहाँ पे वो 379.4 था। अब जो 388.70 जो भी आ रहा है 7670 आ रहा है, सो वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। गॉट इट कि नहीं? हाँ जी, चलो। Yes, sir. और इधर भी हम यदि करेंगे एलसीवी देखेंगे तो उसमें माइनस हो जाता है। समझ में है? तो वो इधर कहीं आएगा, अपन 150 माइनस 350 माइनस 38.70। व्हाट इट 311। अंडरस्टैंड? ये 99% की बात कर रहा हूं। एनी डाउट नो? समझ गया आप? Yes, sir. खाली जो सीएल है, क्रिटिकल लिमिट है या जो भी है, वो एरिया क्रिटिकल रीजन जो है ना, वो एक्सपांड हो जाता है 95% की जगह 9। पी वैल्यू वही रहना, सब कुछ वही लेना है आपका। खाली ये एरिया एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कम और ज्यादा होता है, उस हिसाब से आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग उस पे। व्हाट इट समझ में? एक चीज और समझेंगे, मान लो यहाँ 320.6 है ना, और आपका जो वैल्यू है वेरिएबल वो 315 आ रहा है। कितना आ रहा है? 315। तो ये रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा 95% पे। ये एलसीवी है आपका, और एलसीवी जो आ रहा है वो ये आ रहा है, और आपका जो वैल्यू आया है वो 315 है। तो वो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट। रिजेक्ट होगा।
95%, पर 99% पे एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा? एक्सेप्ट। हाँ, देखिए तो अब 95% पे तो रिजेक्ट हो रहा है, पर 99% पे एक्सेप्ट हो रहा है। व्हाट इट? Mhm. तो यही ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हम क्या कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करके चलें अपना, है ना? बट वो कॉन्फिडेंस लेवल हम नहीं डिसाइड करते ना, वो तो द सब्जेक्ट मैटर विल डिसाइड। वही 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 चीज है, उसी के हिसाब से अपन को ध्यान रखना है हमेशा। ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं कि यार ये हमारी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो एक्सेप्ट होना चाहिए तो हम चुपचाप से 99% पे पहुंच जाएंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 95% पे तो रिजेक्ट हो रहा है, 315, है ना? और हम चाहते हैं कि नहीं यार ये एक्सेप्ट हम इसको करवाएं तो हम इसमें कुछ लिख पाएंगे आगे कि भाई क्यों सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है ना? तभी तो आप लिख पाएंगे ना। नल हाइपोथेसिस बोलता है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो कुछ लिखने का बचा ही नहीं हमारे पास, भैया नहीं है अंतर उनमें, खत्म बात। हाँ, यदि अंतर है तो क्यों है भाई, क्या कारण है, क्यों अंतर है? गॉट इट? तो हमारे पास कुछ बोलने की थोड़ी सी जगह होती है, तो इस कारण से लोग चाहते हैं कि हमें कुछ लिखना है इसके बारे में, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम इसको रिजेक्ट करवाते हैं नल हाइपोथेसिस, तो ये एक्सेप्ट की जगह। हम्म। सॉरी सर, ये जो मैगी वाला आपने एग्जांपल दिया था उसमें तो हम्म। अपन 99% ही लेके चलेंगे ना? हाँ, उसमें 99% ही चलेंगे, क्योंकि वो तो साइंटिफिक है ना, हाँ, वो तो पूरा बिल्कुल। साइंस है उसके पीछे। जो लेट को ये लोग मेजर करते हैं, हम्म। वो एपरेटस के थ्रू होता है, कुछ लेबोरेटरी एपरेटस रहते हैं, वो वैल्यूज देते हैं, है ना? करेक्ट, करेक्ट। तो वहां तो हम लोग 99% पे ही बात करेंगे। कई बार 95% भी ले लेते हैं, क्योंकि लेबोरेटरिकल जो एपरेटस है वो भी जो होते हैं ना, रिलायबल नहीं होते हैं कई बार। आप देखेंगे ना, आप शुगर टेस्ट करवाइए 2 लेबोरेटरी से, सेम डे सेम टाइम, है ना? करेक्ट। दोनों जगह अलग आएगा, चाहे वो सेम टेस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो, भाई फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं चेक करने के शुगर को, तो वो भी चीजें हैं। तो इसलिए मोस्टली क्या करते हैं हम लोग इस तरह के केसेस में 95% पे ही जाना बेटर समझते हैं, फ्लैक्चुएशन देते हैं। अब 95% पे क्या होता है कि एक्सेप्टेंस रीजन हमारे पास कम रहता है, या देखिए ठीक है। एक्सेप्टेंस रीजन कम रहता है नल हाइपोथेसिस का, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाली बात है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं, वो कम है। तो ये 2-3 तरीके से ये लोग इसका फायदा भी उठाते हैं कि 95% भी करेंगे, सब 99 पे नहीं करेंगे, तो जो डिपार्टमेंट वाले उनको फायदा होता है, रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं है? 95% पे रिजेक्शन रीजन बड़ा मिलता है, हमें 5% करेक्ट, का मिलता है, करेक्ट। तो रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताने के चांसेस ज्यादा है, तो हम पैसा लूट पाएंगे उनसे, खा पाएंगे। तो ये सर, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके से रिपोर्ट्स काफी ज्यादा ऊपर नीचे करते हैं लोग, हम्म। मैनिपुलेशन करते हैं, क्योंकि जब मैगी यही रिपोर्ट पब्लिश करेगी और वो बोलती हम्म। है कि वी आर सेफ, हाँ हाँ। तो वो मे बी 99% पे लेते होंगे, ऐसा हाँ, भी। 99% पे लेते हैं। तो वो इन इन अ वे टू काउंटर जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज बोल रही हैं, दे मे हम्म। कंसिडर इट एट 99% कॉन्फिडेंस, वेयर एज गवर्नमेंट एजेंसी 95% कॉन्फिडेंस पे बात करती है, ऐसा भी हो हाँ, सकता वो लोग ऐसा करते हैं, पर ये लोग फिर वो उसको क्लेम वगैरह कोर्ट में जाते हैं कि साहब ये 99% पे हम बात कर रहे हैं, ये साइंस है, है। हाँ, वो तो जब वो चेक कोर्ट करने का में जाए तरीका। तो जाए, बट कंज्यूमर नॉलेज हाँ, के लिए तो मतलब वो वो क्लैरिफाई चीज हो है, जाता है ना। ऐसे ही करते हैं ये ऐसे ही मैनिपुलेट। करते हैं। अभी जैसे कैडबरी का आ रहा है चॉकलेट्स का, उसमें बीफ रहता हम्म। है ना? उसने कैडबरी ने खुद ने डिक्लेयर किया है, अब आपको खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ। तो लोग इतने साल से खा ही रहे हैं कैडबरी, तो अब उसके ऊपर बहस चलना चालू हो जाएगी, है ना? अभी देखिएगा, ये आजकल से ही चालू हो जाएगा, कल तो व्हाट्सएप बंद था, तो चालू हो जाएगा सब कल। पूरा फेलर था फेसबुक और व्हाट्सएप, कोई बग बहुत बड़ा किसी ने अटैक कर दिया था, हम्म। वायरस अटैक। क्या था वो अभी तो समझ में नहीं आया रीजन, देखना पड़ेगा कल में, सही पता चलेगा कि क्या हुआ है, कि बग था या अटैक था।
तो ये चीजें हो गया है इसमें। ये यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट आपका? देखिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब समझ में आ रहा है ना कि हम किस क्या चीजें करते हैं। जी टेस्ट का मतलब क्या होता है, टी टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों टी टेस्ट लेते हैं, क्यों जी टेस्ट लेते हैं? सर जी टेस्ट मुझे अभी भी नहीं समझ में आया क्यों लेते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब हमारे पास कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है ना, और सैंपल साइज हमारा 30 से ज्यादा है, कितने से? 30। 30 से ज्यादा है। वन सिंगल सैंपल टी टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सिंगल सैंपल की बात कर रहा हूँ, एक ही सैंपल है और आप उसको पॉपुलेशन पैरामीटर से कंपेयर करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो आपके पास एक ही सैंपल है, तब आपका 30 से ज्यादा सैंपल साइज होने पे जी टेस्ट उपयोग करेंगे, या जेड टेस्ट या जी टेस्ट, जो भी बोलो आप उसको। ठीक है? ओके। पहले मैन्युअली तौर पे जब हम जी टेस्ट का उपयोग करते थे तो हम 2 सैंपल पे भी वही बात कर लेते थे। 2 सैंपल हैं और उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 सीडी के डेटा का, सेल्स का डेटा का मीन हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पॉपुलेशन का तो कोई लेना देना नहीं है क्या? मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि ये जो हम इसके जो भी रिजल्ट आएंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फर करते हैं। यही हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में, है ना? व्हाट इट? तो अब 2 सीटी के सेल्स का डेटा है, तो वहां पर हम लोग पहले जेड टेस्ट उपयोग करते थे 30 से ज्यादा सैंपल पे, है ना? आजकल जेड टेस्ट का उपयोग बंद हो गया क्योंकि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है। तो आजकल टी टेस्ट उपयोग होता है। यदि 2 सैंपल हैं, कितना ही बड़ा सैंपल साइज हो, ठीक है, तो हम टी टेस्ट उपयोग कर सकते हैं। 2 सैंपल हैं तो व्हाट इट, सिंगल सैंपल है तो हम जी टेस्ट उपयोग करते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि आजकल एल्गोरिथम जो बन गई हैं, पहले वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से टेबल के थ्रू हम लोग वैल्यू निकालते थे, इसलिए वो एक कंसेप्ट कर रखा था उन्होंने कि वो वैल्यूज नहीं थी वहां पे, और थोड़ा सा इसका जो कर्टोसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस कारण से जी और टी टेस्ट के अंदर डिफरेंस होता है। मैं बताता हूँ आपको। करता हूँ, ये दिख रहा है कर्व आपको? थोड़ा सा डल है पर दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। अब होता यह है जब हमारा सैंपल साइज कम होता है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सैंपल साइज कम होने पे ये जो कर्टोसिस हमारा है ये, और ये आप देखिएगा कि ये जो एरिया है यहाँ फैल गया है। यहाँ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नीला वाला है, प्योर नॉर्मल जिसको बोलेंगे, तो ये इस प्रकार से आ रहा है कर्व। और टी डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व यहां से उड़ जाता है, क्योंकि यहां से हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ उठेगा ना, कि नहीं? भाई ऊपर से हम दबाएंगे तो ये इधर से उठेगा वो, है ना? ठीक है। तो वो इसलिए उड़ जाता है, शॉर्टर एंड फ्लेटर हो जाता है थोड़ा सा यहाँ पे टी टेस्ट में। तो शॉर्टर एंड फ्लेटर हो गया तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है। जो आपने रीजन यहां कम किया, इसका पॉइंट को समझ रहे हैं? जो आपने रीजन कम हुआ ना यहाँ पे, ये एरिया कम हो गया इतना जब आपने इसको दबाया था, वो एरिया यहां बढ़ जाता है। क्लियर? एरिया तो बनी रहने वाला है, ये बढ़ गया ना एरिया, कि नहीं? यस सर। समझ रहे हैं फैनेंद्र? समझ में आ रहा है? यस सर, समझ गया। तो जो एरिया हमने यहाँ लॉस किया, यहाँ गेन कर लिया उसको। ठीक है? इसलिए अब हम लोग इस चीज को नहीं लेके चलते हैं कि अरे यार ये 95% नहीं करता है, ये नहीं करता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि हम ऊपर से जब कंप्रेस कर रहे हैं तो नीचे एरिया बन रहा है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी वन ही रहना है, एरिया वन ही रहना है ना, वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा ना। व्हाट इट, Yes. जैसे हॉट वाटर बैग जो होता है जिसमें पानी भरते हैं अपन, वो गर्म पानी भरते हैं सिकाई के लिए, उसमें इधर आप दबाएंगे तो दूसरी जगह जाएगा ना। व्हाट इट, तो वही है, इसका एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रकार से रहता है। और भी चीजें अपन बाद में और इसमें थोड़ा सा बारीकी में जाएंगे, पर थोड़ा सा रुक के चीजें और क्लियर कर लें, तो फिर मैं बाद में आपको इसकी और बारीकियां बताऊंगा दोनों में कैसा क्या है। ठीक है, तो अब हम, यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया। सर मुझे निकलना पड़ेगा, आई विल टेक ठीक योर है, चलिए आज का तो हो ही गया, 7:30 तो बज ही गए हैं। तो अपन जो है कल इसमें थोड़ा सा और थ्योरी बचा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल में तो कमांड चलाना है अपन को, बस सिंटेक्स लिखना है 4 सिंटेक्स। और इन्फ्लुएंशियल तो प्रैक्टिकल में जब आपको थ्योरी मालूम होगी आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे, यहाँ इंटरप्रेटेशन बहुत जरूरी है इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस में। तो अपन को थ्योरी पार्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ठीक है ओके सर। मैडम। कल के सेशन का आपने रिकॉर्डिंग डाल दिया क्या? नहीं, आज मैं डालूंगा सब, है ना। कल मैं काफी हम्म, व्यस्त रहा तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे। ठीक है सर। आज मैं वो सब कल के भी डाल देता हूँ और ये पीपीटी भी डाल देता हूँ, है ना, हम्म, लेटेस्ट वाला। तो ये आप लोग मुझे काम आ जाएगा, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसमें करीब 114 स्लाइड्स। ठीक है, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू। Thank you, sir. ओके।